चलिए दोस्तों, स्वागत, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन, किसके अंतर्गत? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये कक्षा 12 के लिए NCERT की बुक है। ठीक है, तो जल संसाधन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम जल के संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जल संसाधन, क्या आप सोच सकते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा, या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि जो अभी है वो आगे भी रहेगा, यानी भविष्य में भी रहेगा, या भविष्य या इन फ्यूचर इट विल चेंज? विल इट चेंज? सॉरी। हाँ, कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। कि समाज में ये कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज में, मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि समाज में जनांकीय परिवर्तन भी रहेगा, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण भी होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना, प्रौद्योगिकी की उन्नति भी होगी। ठीक है, पर्यावरणीय निम्नीकरण भी होगा, पर्यावरण का ह्रास भी होगा, जल अभाव का साक्षी होगा, जल की कमी होगी। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग, प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल का चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्र यानी कि समुद्र से वाष्प के द्वारा ऊपर आसमान में जाता है, आसमान से संघनन के द्वारा फिर वापस पृथ्वी में आता है। ठीक है, बादलों के द्वारा। ये एक साइकिल चलती रहती है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। यानी पीने योग्य पानी की उपलब्ध मात्रा कितने प्रतिशत है? 3%। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग, इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग, धरातल यानी कि क्षेत्रफल विश्व में जितना भी है उसका लगभग 2.45% भारत में है। जल संसाधनों का 4%, जल संसाधन जितने भी विश्व में उसका 4%, जनसंख्या का लगभग 16%, जनसंख्या 16%, अब 17% होने वाली है। भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल, धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इनमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। कितने प्रतिशत? 60% किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है 1122 घन किलोमीटर। धरातलीय जल संसाधन। चलिए, धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह
1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। चलिए, उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण के क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुछ धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। भौम जल संसाधन। देश में कुल पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। यहाँ यानी बोरिंग सिस्टम बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल-पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। लैगून और पश्च जल। ठीक है। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित इंडेंटेड है। इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। जल की मांग और उपयोग। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था? कृषि प्रधान। और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा, नागल, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता के लिए अधिक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का केवल 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ाने की संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग।
कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा हो अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। अब देखिए पश्चिमी प्रवाह, पूर्वी प्रवाह, और इसमें इस मैप के द्वारा हम जा सकते हैं। भारत की नदी बेसिन, ब्राह्मी एवं वैतरणी बेसिन, स्वर्णरेखा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा बेसिन ये है पश्चिमी प्रवाह, यानी कि ये सिंधु बेसिन। ठीक है, सिंधु पश्चिमी प्रवाह नदियाँ, समूह कक्ष सौराष्ट्र में नदियाँ और लूनी नदी। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो ये सब पश्चिमी नदियाँ हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पश्चिमी प्रवाह नदियों का है। ठीक है, ये पूर्वी प्रवाह, पूर्वी प्रवाह किस रंग का, मान लीजिए ग्रीन रंग में जो मैं रंगने वाला हूँ। पूर्वी प्रवाह, ये पूर्वी प्रवाह के अंतर्गत आएगा। ये भाग, ये प्रवाह, ये पूरा भाग पूर्वी प्रवाह में आएगा। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। वास्तव में ऐसा एक मिनट, वास्तव में ऐसा कहाँ गया हम संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% यानी 76.1%, पंजाब में 51.3%, हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संखिया यानी आर्सेनिक के संकेंद्रणों की वृद्धि हो गई है। ठीक है, संभावित जल समस्या, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन, औद्योगिक, कृषि और संभावित जल समस्या। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन, औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है। इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है।
प्रदूषित। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदी, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल दूषण बढ़ता है जल दूषण बढ़ता है जल दूषण दूषण बढ़ता है जल दूषण बढ़ता है। ठीक है। और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र यानी एक्वेटिक सिस्टम प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषण नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां और उन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं। ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों पर बसे मुख्य शहरों और नगरों के उनके मुख्य उद्योगों को ढूंढिए और बताइए। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का पानी, यमुना। जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटित हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता इसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटर किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणिक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जैव और जीवाणिक संदूषण नदियों में दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडयार और कुवम, संपूर्ण विस्तार वैगई, हैदराबाद में मूसी, कानपुर और वाराणसी में गंगा। भौमजल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग।
पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पानी के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। बट ऑल्सो ऑफ पीस। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि जल, पौधों और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवार राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संस्थाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल जोहड़ की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है, फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश के लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोग के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकीय अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। यदि इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा ढांका
एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए ठीक है, देखिए रौलेगन सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रौलेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब की गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस स्वयंसेवी की कथानुसार इसने परियोजनाओं की लागत का समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्हें भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया। गांव में अंतःस्राव गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका। तटबंध की दीवारें रिस रही थीं। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। धान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे दालें, तिलहन और कुछ नगदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली कहाँ गया, काफ़ी नीचे आ गया। हाँ, न्याय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों। काफ़ी नीचे आ गए, रुकना 1 मिनट, बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय का इमारत का निर्माण गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल ग्राम अपने सीमावर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है। खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है। रौलेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रौलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो जल संभर प्रबंधन इस चित्र में आप समझ सकते हैं। जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संग्रहण, प्रस्तरकूप ही हो गए और चेक डैम हो गया। झीलों द्वारा जल संरक्षण, अब ये झील है, पुनर्भरण, और ये छत पर वर्षा जल संग्रहण सर्विस कूप, ये छत पर वर्षा जल संग्रहण, और बालू छनित यहाँ पर जल भंडारी ये हो रहा है।
बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग और पूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले की आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी वैयक्तिक उपभोक्ता, घरेलू और सामुदायिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई। पेयजल, सिंचाई जल, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल अब सभी मानव जनित और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। ठीक है। जल क्रांति अभियान 2015-16। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है और तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीके से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिम और उड़ीसा, पूर्व मेघालय पूर्व। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा की आजीविका प्रदान की जाए। चलिए, हमने पूरा अपना चैप्टर पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।